माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 3। रक्षित ने इतना कहकर फोन काट दिया और अपना काम करने लगा। आग्नेय काम करते हुए धनुषी को गौर से देखने लगा। वो उसे बड़ी गौर से देख रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और धनुषी के पास जाकर लेट गया। उसने उसे बाहों में भरा और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। आग्नेय की जब सुबह आंख खुली तो उसे कुछ अजीब लगा। उसके पास धनुषी नहीं थी और जब वो उठकर गई तो आग्नेय को पता क्यों नहीं चला। उसने रूम में नजरें दौड़ाई तो उसे सोफे पर धनुषी दिखी। धनुषी वहां बैठी कॉफी पी रही थी। उसके फेस पर आज एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, आंखों में एक जज्बा कुछ कर जाने का। धनुषी ने आग्नेय को देखा और बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर राक्षस। आग्नेय को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आग्नेय उठने लगा लेकिन उठ नहीं पाया। अब जाकर उसे सब समझ आया। आग्नेय के दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे थे, वो भी उसी हथकड़ी से जो उसने धनुषी के पैरों में पहनाई थी। आग्नेय शौक होकर कभी हथकड़ी को देख रहा था तो कभी धनुषी को। धनुषी ने अपने दोनों पैर कॉफी टेबल पर रखे और बोली, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। आग्नेय अपने हाथों को खींचते हुए बोला, खोलो मुझे। आग्नेय के एक्सप्रेशन बहुत क्यूट लग रहे थे। धनुषी खड़ी हुई और बोली, ये मेरा काम नहीं है और तुम तो इतने पपे आ की मात्रा व रफ पपे बड़े ऊ की मात्रा लहो खोल लो इसे। आग्नेय ने धनुषी को देखा और बोला, तुमने इसे खोला कैसे। धनुषी एक स्माइल के साथ बोली, ये तो मेरे लिए मामूली सी बात थी और मैं हमेशा रोती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ताकत किसी को दिखाना नहीं चाहती। रूम का डोर नॉक हुआ। आग्नेय धनुषी को देखकर ना में सिर हिलाने लगा। धनुषी के होठों पर शरारती स्माइल आ गई। उसने जोर से कहा, कम इन। रक्षित एक फाइल लेकर अंदर आया और बोला, बॉस मैंने सब पूरा कर दिया है, आप बस एक बार। रक्षित ने जैसे ही सिर उठाकर देखा उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो हैरानी से आग्नेय को देखने लगा और अगले ही पल वो हंसने लगा। आग्नेय उसे घूर कर देख रहा था। रक्षित अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, सॉरी बॉस, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है अब आपको कोई आपके टक्कर का मिल गया। आग्नेय अपने हाथों को खींचते हुए बोला, पहले आकर मेरे हाथ खोलो। रक्षित अपने होठों को दबाते हुए बोला, लेकिन खोलूं किससे, मेरे पास तो इसकी की भी नहीं है। आग्नेय धनुषी को देखने लगा। धनुषी बोली, मेरे पास भी नहीं है, मैंने ना तो तुम्हारे पास से की चुराई और ना मुझे उसकी जरूरत पड़ी। आग्नेय दोनों को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा। धनुषी रक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाई आप मुझे एक फोन ला देना, मेरा गिरकर टूट गया। रक्षित ने ओके कहा। वो दोनों नीचे चले गए। सारे सर्वेंट गौर से धनुषी को देखने लगे। धनुषी की चोट देखकर उन्हें यही लग रहा था कि जरूर ये चोट उसे आग्नेय ने ही दी होगी, लेकिन उसका फेस देखकर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था। रक्षित और धनुषी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। एक सर्वेंट ने उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया। धनुषी ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, भाई आपको इशिका कैसी लगती है। रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, एक नंबर की लड़ाकू और बदतमीज, जब देखो लड़ाई करती रहती है। धनुषी बोली, दिखने में कैसी है। रक्षित इशिका को याद करते हुए बोला, बहुत सुंदर है, बाकी लड़कियों से अलग है। धनुषी खड़ी हुई और बोली, तो क्या मैं आप दोनों की डेट फिक्स कर दूं। रक्षित उसे नीचे बैठाते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या अब तुम ये काम शुरू करने वाली हो। रक्षित और धनुषी ने एक साथ ऊपर देखा। स्टेयर्स के पास आग्नेय खड़ा था। वो रेडी हो चुका था नेवी ब्लू में। वो बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। रक्षित और धनुषी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने लगे। खुद को इग्नोर होता देख आग्नेय चिढ़ गया। वह नीचे आया और दोनों के सामने वो हथकड़ी रख दी जो अब टूट चुकी थी। धनुषी ने वो हथकड़ी आग्नेय की तरफ खिसकाई और बोली, इसे बेचकर किसका लेना, उससे शायद तुम्हारा दिमाग ठंडा रहे। आग्नेय को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाकी सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी भरी नजरों से धनुषी की तरफ देखने लगे। धनुषी उठकर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल वो आग्नेय की गोद में बैठी थी। धनुषी उठने की कोशिश करने लगी लेकिन वो हिल तक नहीं पा रही थी। आग्नेय बोला, वाइफी, अपने हब्बी को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगी। धनुषी अपनी कमर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं खिलाऊंगी, भगवान ने दो हाथ दिए हैं, खुद खा लो। आग्नेय उसके बालों को आगे करते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूं। धनुषी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, तो भूखे रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं खिलाने वाली। आग्नेय कंधे उचकाते हुए बोला, ओके नो प्रॉब्लम, जब तक तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। धनुषी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मेरे दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं। आग्नेय ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, तो तुमने खाना कैसे खाया, मेरा वेट भी तो कश्यप सकती थी।
धनुषी हेल्पफुल नजरों से रक्षित को देखने लगी। रक्षित ने पलकें झपकाई और बोला, बॉस, डॉक्टर ने धनुषी को गुस्सा होने से मना किया है, उसे खुश रखना है। आग्नेय ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, मैं आज रात ही इसे खुश कर दूंगा। धनुषी ने आग्नेय के पेट में कोन्ही मारी, जिससे आग्नेय ने अपनी पकड़ धनुषी पर हल्की कर दी। धनुषी खड़ी हुई और गुस्से से बोली, पागल बेशर्म राक्षस, अगर दोबारा ऐसी बातें की ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। धनुषी गुस्से में ऊपर रूम में चली गई। आग्नेय उसे जाते देख मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान कुछ पल की ही थी, लेकिन सबको सदमे में डालने के लिए काफी थी। एक सर्वेंट बोला, ये हमें सदमे से ही मारना चाहते हैं क्या? एक के बाद एक शॉप दिए जा रहे हैं। आग्नेय खड़ा हुआ और एक सर्वेंट की तरफ देखा जो सबसे बुजुर्ग था, वो यहाँ का बटलर था। आग्नेय उससे बोला, काका, मेरी बेबी डॉल का ख्याल रखना। श्यामू काका ने हाँ सिर हिल दिया। आग्नेय रक्षित के साथ वहां से चला गया। आग्नेय कार में बैठा था। रक्षित बोला, वो लोग फिर से आ रहे हैं। आग्नेय ने रक्षित की तरफ देखा और बोला, उनसे बचकर रहना, तब तक जब तक कि उनके बॉस का पता नहीं चल जाता। रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, मैं क्यों उनसे बचकर रहूं, मैं उनसे डरता नहीं हूं। आग्नेय ने उसे एक नजर देखा और बोला, कल से तुम्हारा काम है धनुषी के साथ रहना, एज अ बॉडीगार्ड। रक्षित खुश हो गया, लेकिन फिर बोला, तो फिर आपको असिस्ट कौन करेगा? आग्नेय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रोहन समीर को एक फाइल देते हुए बोला, सर, ये रही उस आग्नेय की वाइफ की सारी इंफॉर्मेशन। समीर ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी नजर धनुषी की फोटो पर गई। वो उसे देखता ही रह गया। वो बोला, इस आग्नेय की किस्मत हर बार इतनी अच्छी कैसे रहती है? वाइफ भी मिली है तो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा जैसी, जिसे देखकर किसी की भी नियत डगमगा जाए। वो उसकी बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए बोला, ओह, तो आग्नेय को उससे प्यार हो गया। हो भी क्यों ना, जब लड़की इतनी सुंदर है। उसने फाइल बंद की और बोला, लगता है धनुषी से मिलना ही पड़ेगा। रोहन बोला, सर आप आगे क्या करेंगे? समीर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वहीं जिससे आग्नेय आर्यन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। रोहन के होठों पर भी एक स्माइल आ गई। सेठी फैमिली और बिंद्रा फैमिली एक रेस्टोरेंट में थे। वो सब लंच साथ करने वाले थे। अमित और नेहा आमने सामने बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर साफ लग रहा था वो यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। संजय सुनील से बोले, सुनील, हमारी सालों की दोस्ती है, तो अब हमें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेनी चाहिए। सुनील ने कहा, हाँ, वैसे भी ये दोनों बहुत टाइम से साथ हैं, तो अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। संजय बोला, हाँ, वैसे भी अब भले ही दोनों परिवारों का स्टेटस बराबर नहीं है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती नहीं छोड़ना चाहता। सुनील और अमित की मुट्ठियां कस गई। वो दोनों समझ गए कि बिंद्रा फैमिली उन्हें नीचा दिखा रही है, जिससे वो दोनों बस दांत पिसकर रह गए। मोहिनी बोली, सुशीला, हम चाहते हैं कि अमित शादी के बाद बिंद्रा हाउस रहें। सुशीला हैरानी से बोली, लेकिन ये कब हुआ? पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नेहा हमारे घर आएगी बस। नेहा बोली, आंटी, मेरे बहुत खर्चे हैं, ऐसे में अगर मैं आपके घर रही तो शायद आपकी कंपनी बैंक करपट हो जाए, इसलिए मैं बिंद्रा हाउस ही रहूंगी और इसमें आप लोगों की ही फायदा है। अमित आगे चलकर मेरी हेल्प करेगा बिंद्रा कंपनी संभालने में, जिससे सेठी कंपनी को भी हेल्प मिलेगी। सुशीला और सुनील एक दूसरे कुछ तरफ देखने लगे। सुनील ने हाँ में सिर हिला दिया। सुशीला बोली, लेकिन उससे पहले कुछ दिन तुम्हें हमारे घर रहना होगा। इस बात से सब एग्री हो गए। अमित खड़ा हुआ और बोला, मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए और मैं बिंद्रा हाउस में तो बिल्कुल ही नहीं रहूंगा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बाथरूम की तरफ दौड़ी। सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुशीला बोली, अमित, नेहा के पास जाओ और देखो उसे क्या हुआ है। अमित अपनी मॉम की बात मानकर बाथरूम में चला गया। नेहा उल्टी कर रही थी। अमित ने उसे संभाला और बोला, क्या हुआ तुम्हें? नेहा अपना मुंह धोते हुए बोली, पता नहीं। वो दोनों रूम में आए। नेहा अपनी चेयर के पास पहुंची ही थी कि उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सब एक साथ खड़े हो गए। मोहिनी और संजय नेहा के पास दौड़े। मोहिनी फिक्र भरी आवाज में बोली, नेहा बेटा, क्या हुआ तुझे? संजय जी बोले, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अमित बोला, जब कार है तो एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? अमित ने नेहा को गोद में उठाया और नीचे चला गया। वो सब कार में बैठे और हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद वो सब एक वार्ड के बाहर खड़े थे। एक डॉक्टर बाहर आया। उसने अमित को देखा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सेठी, आप पापा बनने वाले हैं। आपकी गर्लफ्रेंड 1 महीने से प्रेग्नेंट है। सुशीला और सुनील खुश हो गए। सुशीला बोली, मैं दादी बनने वाली हूं, मेरा पोता होने वाला है।
सुनील बोला, और मैं दादा। संजय जी थोड़े हैरान थे और खुश भी कि वो नाना बनने वाले हैं। मोहिनी चुपचाप अमित की तरफ देख रही थी। अमित हैरान खड़ा था। उसने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो सोच रहा था कि कैसे भी इस शादी से मना कर देगा, और अगर शादी हो भी गई तो वो डिवोर्स लेकर धनुषी से शादी कर लेगा, और अगर धनुषी ना मानी तो नेहा तो है ही, लेकिन बच्चा, ये तो उसकी प्लानिंग में था ही नहीं। सुशीला बोली, भाई साहब अब हमें जल्द से जल्द दोनों की शादी करा देनी चाहिए ताकि बच्चे को बाप का नाम मिल सके। संजय बोला, हाँ मैं मुहूर्त निकलवा लूंगा, लेकिन पहले नेहा की तबीयत थोड़ी सही हो जाए। सभी नेहा से मिलने वार्ड में चले गए। नेहा सबको देखकर बैठ गई। सब उसकी नजर उतार रहे थे, उससे प्यार से बात कर रहे थे। सुशीला ने तो उसे खानदानी कंगना भी दे दिया था। नेहा को ये इन्विटेशन बहुत अच्छा लग रहा था। वो यही तो चाहती थी कि सब उसे ही इन्विटेशन दे, और वो उसे मिल रही थी। अमित बोला, मुझे नेहा से अकेले में बात करनी है। सब बाहर चले गए। अमित नेहा के पास आया और बोला, ये कैसे और कब हुआ? नेहा आंखों में आंसू लाते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम कितनी बार इंटीमेट हुए हैं, फिर भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो? अमित बोला, लेकिन हमने हर बार प्रोटेक्शन यूज किया है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? नेहा रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? भूल गए उस रात जब धनुषी के चले जाने की खुशी में पार्टी हो रही थी? तब हम दोनों नशे में थे और हमने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। अमित उस रात को याद करने लगा, लेकिन उसे जहां तक याद था वो तो बेहोश हो गया था ना। नेहा जोर जोर से रोने लगी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। मैं इसे अकेले भी पाल सकती हूँ। अमित नेहा को रोते देख पिघल गया, क्योंकि उसे ऐसी ही लड़कियां पसंद थी जो उसके सामने कमजोर हो रोने लगे, जिसका फैशन सेंस अच्छा हो। और धनुषी में ऐसा कुछ नहीं था। वो कभी अमित के सामने कमजोर नहीं पड़ी, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, और वो अधिकतर पूरे कपड़े पहनती थी। यही कारण था कि अमित ने धनुषी को चीट किया, और सबसे बड़ा कारण था उसकी फिजिकल नीड्स जो नेहा पूरी कर रही थी, और धनुषी तो उसे हाथ तक नहीं पकड़ने देती थी। अमित बोला, ओके सॉरी, मैं उस दिन नशे में था तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी और ना ही कभी झूठ बोलोगी। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अमित ने उसे गले से लगाया और बोला, आई लव यू। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। नेहा के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। वो बोली, आई लव यू टू बेबी। अमित वहां से चला गया। कुछ देर बाद मोहिनी अंदर आई और नेहा से बोली, अब क्या करोगी? नेहा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, मतलब ये कि ये बच्चा किसका है? मोहिनी ने सवाल किया। नेहा एक पल को घबरा गई। वो बोली, ये कैसा सवाल है? सब जानते हैं मैं और अमित कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ये बच्चा अमित का ही हुआ ना? नेहा एक पल को घबरा गई। वो बोली, ये कैसा सवाल है? सब जानते हैं मैं और अमित कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ये बच्चा अमित का ही हुआ ना? मोहिनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर गई तो मुझ पर ही हो, इसलिए साफ साफ बताओ कि ये बच्चा किसका है? तुम 1 महीने पहले अमित के अलावा किसके साथ रात बिताई थी? नेहा नजरें चुराते हुए बोली, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा अमित का ही है। मोहिनी नेहा के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे सब सच जानना है नेहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जानना है कि मेरी बच्ची किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। नेहा बोली, 1 महीने पहले मैं बहुत लोगों के साथ सोई थी, अब मुझे कैसे पता होगा कि ये बच्चा किसका है? मोहिनी कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, तो पता लगाओ कि ये बच्चा किसका है। अगर ये किसी अमीर खानदान का हुआ तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ना हुआ तो इसे अमित का नाम दे देना। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रणव कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार इशिका के बगल में जा रही थीं, जो शीट खाली थी। लेक्चर खत्म होते ही प्रणव इशिका से बोला, मिस इशिका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो मेरे केबिन में आइए। इशिका खड़ी हुई और प्रणव के केबिन में चली गई। प्रणव ने उसे बैठने को कहा। इशिका सीट पर बैठते हुए बोली, जी सर बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? प्रणव कुछ देर रुक कर बोला, धनुषी कॉलेज क्यों नहीं आ रही? वो ठीक तो है ना? इशिका प्रणव को एकटक देखने लगी। प्रणव बोला, मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि लास्ट टाइम वो मुझे थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। इशिका खड़ी हुई और बोली, वो अभी बीमार है, ठीक होते ही आ जाएंगी। इशिका वहां से चली गई। नीरू उसके पास आई और बोली, तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है क्या मिस्टर शाह के साथ? इशिका उसे घूरते हुए बोली, हाँ चल रहा है, क्यों, तुम्हें भी चलाना है क्या? नीरू इशिका को दांत पिसते हुए बोली, मिस्टर शाह से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इशिका उसकी बकवास इग्नोर कर वहां से चली गई।
प्रणव बाहर आया। उसके आते ही नीरू उसे शर्माते हुए देखने लगी। प्रणव ने नीरू को देखा और बोला, आपको कोई काम है मिस नीरू? नीरू ने ना में सिर हिला दिया। आग्नेय एक मीटिंग में बैठा था। उसके सामने बैठा इंसान उसे ही देख रहा था। वो इंसान बोला, मिस्टर आर्यन, क्या आप ये डील करना चाहते हैं? आग्नेय खड़ा हुआ और बोला, नहीं। रक्षित ने अपना सिर पकड़ लिया। मतलब इनको इतनी जल्दी भी क्या होती है हमेशा डील कैंसिल करने की? कुछ मजा आता है क्या? रक्षित धीरे से बोला, पता नहीं मेरे बिना इनका क्या होगा। वो आदमी भी हैरानी से आग्नेय को देखने लगा। उसने सिर्फ आज तक सुना ही था कि आग्नेय आर्यन को जल्दी से कोई भी डील पसंद नहीं आती, लेकिन आज देख भी लिया। वो खड़ा हुआ और बोला, आई होप कि आप इस डील के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। वो आदमी वहां से चला गया। रक्षित बोला, बॉस, आप बिजनेस कर रहे हैं, शॉपिंग नहीं। जो आपको कोई डील पसंद नहीं आई तो आप उसे मना कर देते हैं। हमेशा अच्छी डील मना कर देते हैं। आग्नेय अपने केबिन की तरफ जाते हुए बोला, मुझे अगर कुछ नहीं करना तो मतलब नहीं करना। शाम हो चुकी थी। धनुषी बालकनी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसे बार बार अपनों का दिया धोखा याद आ रहा था। उसके सीने में अचानक दर्द उठने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दर्द से मर जाएंगी। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। धनुषी की सांसें फूलने लगी। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। धनुषी जैसे ही रूम में जाने के लिए पलटी, उसका पैर फिसला और वह बालकनी से नीचे गिर गई। वो 5th फ्लोर से गिरी थी। उसे अभी भी सब कुछ धुंधला दिख रहा था और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसका एक हाथ उसके सीने पर था। धनुषी को जब दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी धुंधली पड़ती आंखों से एक चेहरा देखा जिसे वो जानती थी। वो दो गहरी काली आंखें उसे ही घूर कर देख रही थी। धनुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आग्नेय की शर्ट को मुट्ठी में कस लिया। आग्नेय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अंदर ले गया। पीछे खड़ा रक्षित अभी भी ऊपर ही देख रहा था। जब धनुषी नीचे गिर रही थी उसी वक्त वो दोनों आए थे। आग्नेय की नजर जैसे ही धनुषी पर गिरी, वह भागता हुआ आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रक्षित बोला, मेरे इतने समझाने के बाद भी इसने सुसाइड करने की कोशिश की। आग्नेय ने धनुषी को रूम में ले जाते ही खड़ा किया। धनुषी को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। ये आग्नेय का असर था या किसी और चीज का, ये धनुषी को समझ नहीं आ रहा था। आग्नेय ने उसे बाजुओं से पकड़ा और अपने करीब करते हुए दांत पिसकर बोला, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो? मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, इसके साथ और भी लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। धनुषी ने आग्नेय की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ से किसी की लाइफ नहीं जुड़ी। अगर मैं मर गई तो इससे किसी की भी लाइफ इफेक्ट नहीं होने वाली। आग्नेय ने उसे दीवार से लगाया और उसे पेशनेटली किस करने लगा। धनुषी उसके पेशन का सामना ही नहीं कर पा रही थी। वो आग्नेय को धक्का मारने लगी, लेकिन इससे आग्नेय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धनुषी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आग्नेय ने उसे छोड़ा और उसके कान में धीरे से बोला, जरूरी नहीं कि तुम्हें जैसा लगता है वैसा ही हो सकता है कि किसी की लाइफ जुड़ी हो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगी, कभी भी नहीं। आग्नेय वहां से चला गया। वो विला से बाहर निकला और कार लेकर चला गया। धनुषी की आंख से एक आंसू बह गया। उस आंसू की वजह तो उसे भी नहीं पता था। वो उस ड्रॉर के पास गई। उसने वो बैग निकाला और उसमें से दवाई निकाल कर खा ली, जिससे उससे बेटर फील होने लगा। वो बेड पर आई और आकर लेट गई। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ। धनुषी ने नजरें उठाकर देखा तो वहां रक्षित खड़ा था। धनुषी बोली, अंदर आइए ना भाई। रक्षित के हाथ में खाने की प्लेट थी। आग्नेय ने उसे जाने से पहले कहा था कि धनुषी को खाना खिला दे। रक्षित अंदर आया और उसे घूरने लगा। धनुषी बोली, आप मुझसे नाराज हो, लेकिन क्यों? रक्षित उसके पास बैठते हुए नाराजगी से बोला, तुमने अभी अभी फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है और मुझसे पूछ रही हो कि मैं नाराज क्यों हूं? धनुषी गर्दन हिलाते हुए बोली, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कूदी नहीं थी, वो तो चक्कर आने की वजह से मेरा पैर फिसल गया था। रक्षित धनुषी को देखते हुए बोला, सच्ची? धनुषी अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। रक्षित ने उसे खाना दिया और बोला, तो अब खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। धनुषी ने थोड़ा सा खाना खाया और दवाई लेकर सो गई। रक्षित उसे सुलाकर बाहर आया। उसने आग्नेय को कॉल किया और बोला, मैंने उसे खाना भी खिला दिया है और दवाइयां भी वो सो चुकी है। आग्नेय ने हम कहकर फोन काट दिया। आग्नेय इस वक्त एक पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था। उसने कोट नहीं पहना था, वो वेस्ट कोट और शर्ट में था। उसका एक हाथ पैंट की जैसे में था और दूसरे में सिगरेट थी जिसके वो लंबे लंबे कस ले रहा था।
वो उस गहराई को देख रहा था जिसका अंत ही नहीं दिख रहा था। आग्नेय ने सिगरेट फेंक दी और दूसरा हाथ पेंट की पॉकेट से बाहर निकाला जिसमें लाइटर था। वो उस लाइटर से खेलने लगा। आग उसकी उंगलियों पर लग चुकी थी, जिससे वो और डेंजरस लग रहा था। वो अपनी कार के पास गया, उसने उसमें से एक अल्कोहल की बोतल निकाली और हाथ में ले ली। उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसके सामने एक आदमी था जिसे जगह जगह चोट लगी हुई थी, वह उठ तक नहीं पा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये हाल उसका किसने किया होगा। ये आदमी कुछ देर पहले आग्नेय को यहां से धक्का देने आया था जब आग्नेय यहां खड़ा था। आग्नेय उसके पास गया और उसके पास पंजों के बल बैठते हुए बोला, मुझे पता है तो यहाँ अकेला तो नहीं होगा, यहाँ आसपास जरूर तेरे साथी छुपे होंगे, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तेरे बॉस में इंटरेस्ट है जो इतने सालों से छुपा हुआ है। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। आग्नेय बोला, मुझे तुम्हारी वफादारी पसंद आई, लेकिन ये तुम्हारी जान नहीं बचाने वाली। आग्नेय ने अल्कोहल की बोतल ओपन की और उसे मुंह से लगा लिया। 2 सिप के बाद उसने सारी बोतल उस आदमी पर डाल दी। उस आदमी की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। आग्नेय ने अपनी पॉकेट से एक और सिगरेट निकाली और उसे अपने दांतों के नीचे दबाते हुए बोला, अभी भी वक्त है, बता दें। वो आदमी कुछ देर तक जब कुछ नहीं बोला तो आग्नेय ने अपनी सिगरेट जलाई और बोला, ऑक्सो गुड बाय। आग्नेय ने जलता लाइटर उस पर फेंक दिया, लेकिन लाइटर उस पर गिरने से पहले उसके मुंह से एक शब्द निकला, वो था स। लेकिन अगले ही पल आग लगने की वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। वो आदमी खड़ा हुआ और चारों तरफ भागते हुए बोला, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। आग्नेय सिगरेट के कस लेते हुए बड़े डेविल अंदाज में बोला, तुम्हें यहां बचाने कोई नहीं आएगा। आग्नेय ने उसे एक किक मारी जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। आग्नेय फिर से पहाड़ी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा, लेकिन उसे आदमी कहीं नहीं दिख रहा था क्योंकि ये खाई यहाँ की सबसे गहरी खाई थी। आग्नेय की आंखें अचानक गहरी और लाल हो गई। उसने जरा सा अपना सिर साइड किया जिससे उसके कान के पास से एक बुलेट गुजरी। आग्नेय ने अपने पीछे से गन निकाली और अचानक पीछे मुड़ा। उसने झाड़ियों के बीच गोली चला दी जिससे किसी के दर्द भरी आह निकली और फिर गिरने की आवाज आई। आग्नेय ने सिगरेट नीचे फेंकी और उसे अपने पैरों से मसलकर कार में बैठकर वहां से निकल गया। वो विला पहुंचा। आग्नेय सीधा रूम में आया। धनुषी को सोता पाकर उसने अपने वेस्ट कोट निकाला और अपनी शर्ट के 2 बटन ओपन कर लिया। वो रूम की एक वॉल के पास गया। उसने फ्लावर वॉश घुमाया जिससे दीवार किसी डोर की तरह खिसक गई। आग्नेय अंदर गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का गिटार था। उसके बाहर आते ही दीवार फिर से पहले की तरह हो गई। आग्नेय रूम से निकल गया। कुछ मिनट बाद ही विला में गाने की आवाज आने लगी। मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले, हूं बेकरार, तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, हाँ बेतहाशा तुझसे ही प्यार। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नतें बार 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 यार की करो। आधी रात को जब धनुषी की आंखें खुली तो उसे गाने की आवाज सुनाई दी। वो खड़ी हुई और रूम से बाहर निकल गई। रक्षित और बाकी सर्वेंट और गार्ड्स छत की तरफ देखने लगे। वो सब जानते थे कि जब आग्नेय उदास या दुखी होता है तो ऐसे ही गाना गाता है। रक्षित ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन धनुषी को जाता देख वो रुक गया। हम जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, हम पहले क्यों ना समझे, तुम फक्त मेरे दिल का करार खोते हैं, कहाँ चैन से भी सोते हैं हम, ये दिल में क्यों ये बिछाए जख्म ये गहरे। धनुषी जब छत पर पहुंची तो वो आग्नेय को गाते देख हैरान रह गई। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा आसमां की तरफ, उसकी उंगलियां गिटार पर चल रही थी। धनुषी तो पलक झपकाना ही भूल गई। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नतें बार 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 यार की करो। धनुषी के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो आग्नेय के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आग्नेय को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है तो उसने आंखें खोल ली, लेकिन पलटा नहीं। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना, तेरी याद खोलना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। आग्नेय ने एक हाथ में गिटार पकड़ा और खड़ा होकर उसने अपना हाथ पीछे किया। अगले ही पल धनुषी घूमते हुए आग्नेय की सीने से आ लगी। उसकी पीठ आग्नेय की चेस्ट से लगी हुई थी। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना, तू मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नतें बार 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 यार की करो। आग्नेय ने गिटार रखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आग्नेय की करीबी धनुषी को बेचैन करने लगी थी। धनुषी की सांसें गहरी होने लगी थी। वो बोली, वो गाने की आवाज सुनी तो नींद खुल गई।
धनुषी आग्नेय की पकड़ से आजाद होकर जाने लगी। वो कुछ कदम चलकर रुक गई और बोली, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, इतनी रात तक जागना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। धनुषी आग्नेय की पकड़ से आजाद होकर जाने लगी। वो कुछ कदम चलकर रुक गई और बोली, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, इतनी रात तक जागना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। धनुषी, अपना नाम सुनते ही धनुषी रुक गई। ये पहली बार था जब आग्नेय ने उसे उसके नाम से बुलाया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। आग्नेय धीमे कदमों से उसके पास आया, उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा और बोला, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? धनुषी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती। आग्नेय ने धनुषी की खुली कमर पर हल्के से हाथ रखा और बोला, क्या तुम्हें मेरे पास होने से अनसेफ फील होता है? धनुषी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आग्नेय ने धनुषी की चिन उठाकर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मुझे जवाब चाहिए धनुषी, क्या तुम मेरे पास अनसेफ फील करती हो? धनुषी ने धीरे से कहा, नहीं। आग्नेय ने उसके गाल पर हाथ रख धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरे छूने से फर्क पड़ता है? आग्नेय की छुअन से धनुषी अंदर तक सिहर गई, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने कांपते होठों से कहा, हाँ। आग्नेय ने धनुषी के कांपते होठों को अपने होठों से छुआ और बोला, क्या तुम्हें मेरे ऐसे पास आने से गंदा फील होता है? धनुषी आंखें बंद किए हुए ही बोली, नहीं। आग्नेय ने उसकी कमर को दोनों हाथ से पकड़ा और बोला, तो तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? क्या मैं इतना बुरा हूं जो तुम मेरे साथ रहने से अच्छा मरना पसंद करती हो? धनुषी ने आग्नेय की आंखों देखा, जिसमें आज जुनून के साथ प्यार भी दिख रहा था। धनुषी बोली, मैं किसी से नहीं भाग रही, मैं तो खुद से भाग रही हूं। और रही बात तुम्हें अपनाने की, तो मैं तुम्हें क्या किसी को भी नहीं अपनाई, क्योंकि सब मेरी लाइफ में मुझे और मेरे भरोसे को तोड़ने ही आते हैं। धनुषी अपनी कमर से आग्नेय का हाथ हटाकर वहां से जाने लगी, लेकिन वो जा पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। धनुषी बिना पीछे मुंडे बोली, सब पहले यही कहते और फिर बड़े मजे से उसे तोड़ते हैं, इसलिए मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करने वाली। इसलिए जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। आग्नेय बोला, एक बार भरोसा तो करके देखो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, I'll give you the world। आग्नेय ने अपना फेस धनुषी के फेस के अगेंस्ट किया और बोला, The moon, the fucking stars, anything you ask, it's yours, I'm yours। धनुषी इतनी नर्वस हो गई थी कि आग्नेय की आंखों में भी नहीं देख पा रही थी। आग्नेय ने धनुषी का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बार मुझे अपना कर तो देखो। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका, लेकिन अगर तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया तो भूल जाना कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। धनुषी आग्नेय की आंखों में देखते हुए ही बोली। आग्नेय की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने धनुषी को कमर से उठाया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। आग्नेय रुका, उसने धनुषी को धीरे धीरे नीचे उतारा। उसकी नजर धनुषी के होठों पर गई, उसने उसके होठों पर होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। आज वो उसे जुनून के साथ प्यार भरा किस कर रहा था। धनुषी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, वो उसका साथ दे रही थी। आग्नेय ने उसे गोद में उठाया और उसे नीचे रूम में ले गया। उसने उसे सुलाया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अगली सुबह जब धनुषी की आंख खुली तो आग्नेय उसे पहले से देख रहा था। आग्नेय उसके उठते ही बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। धनुषी के फेस पर एक स्माइल आ गई, वो बोली, गुड मॉर्निंग। धनुषी उठने लगी, लेकिन आग्नेय ने उसके साइड में अपना हाथ लगा दिया। धनुषी उसे देखने लगी। आग्नेय बोला, मेरा गुड मॉर्निंग किस। धनुषी मुंह बनाते हुए बोली, कैसा किस? आग्नेय ने उसके करीब जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग किस। धनुषी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग्नेय उसके सॉफ्ट और गुलाबी होठों को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेता हूं। आग्नेय उसे किस करने लगा। कुछ मिनट बाद वो उससे अलग हुआ। उसने उसे गोद में उठाया और बाथरूम में ले जाकर स्लैब पर बैठा दिया। आग्नेय ने उसे ब्रश दी। धनुषी ब्रश करने लगी। आग्नेय ब्रश करने के बाद बोला, क्यों ना हम शावर साथ ही ले ले, वैसे भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। धनुषी की आंखें छोटी हो गई। वो आग्नेय को बाथरूम से बाहर निकालते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकालो यहां से। आग्नेय के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। धनुषी ने जल्दी से डोर बंद कर दिया और शावर लेने लगी। वो जैसे ही शावर लेकर बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक डोर पर गई। उसने वो डोर ओपन किया और अंदर चली गई। वो एक क्लोजेट रूम थी जो बहुत बड़ा था।
उसमें आग्नेय के कपड़े थे और लड़की के भी, जूते, चप्पल, ज्वेलरी, हिल्स, ये सब देखकर धनुषी की आंखें छोटी हो गई। वो क्लोजेट रूम से ही बेडरूम में एंटर हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और लड़की है? आग्नेय जो लैपटॉप पर काम कर रहा था वह धनुषी की गुस्से भरी आवाज सुनकर खड़ा हुआ और बोला, नहीं प्रिंसेस, तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। धनुषी उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे क्लोजेट रूम में लड़की के कपड़े देखे हैं। आग्नेय ने ऐसा फेस बना लिया जैसे पता नहीं धनुषी ने उसकी कितनी बड़ी चोरी पकड़ ली हो। वह धीरे से बोला, तुमने वो सब देख लिया, अब जब देख ही लिया है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि वो कपड़े किसके हैं। धनुषी के माथे में बल पड़ गया, उसकी आंखें उदासी से मर गई। आग्नेय उसके पास गया और बोला, वो कपड़े तुम्हारे हैं प्रिंसेस। धनुषी उदासी से ही बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन जैसे ही उसे बात समझ आई उसने जल्दी से आग्नेय की तरफ देखा। आग्नेय ने हाँ में सिर हिला दिया। वो उसकी चेस्ट पर हल्के से मारते हुए बोली, तुमने मुझे डरा दिया। आग्नेय ने उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, इसलिए दिमाग में ये फालतू के ख्याल लाना बंद करो। धनुषी खुश होते हुए क्लोजेट रूम में चली गई और आग्नेय बाथरूम में। धनुषी हर चीज देख रही थी। उसने एक ग्रीन कलर की फ्रॉक उठाई जिसकी लेंथ पैरों तक थी, वह उसे पहनकर रेडी होने लगी। धनुषी अपने बाल बना रही थी, तब तक आग्नेय भी नहाकर आ गया। उसने धनुषी को देखा, उसके होठों पर धनुषी को देखते ही स्माइल आ जाती थी। आग्नेय रेडी होकर पलटा तो धनुषी अपने होठों लिप ग्लॉस लगा रही थी। आग्नेय बोला, व्हाट आर यू डूइंग प्रिंसेस? धनुषी ने आग्नेय को देखा और बोली, लिप ग्लॉस लगा रही हूं। आग्नेय ने लिप ग्लॉस देखा और बोला, मैं भी लगाना चाहता हूं, क्या मैं लगा लूं? धनुषी ने हम कहा और उसकी तरफ लिप ग्लॉस बढ़ा दी। आग्नेय धनुषी के पास आया और उसे किस करने लगा। धनुषी आग्नेय से दूर हुई और बोली, ये क्या था? आग्नेय स्मार्क करते हुए बोला, तुमने ही तो हाँ कहा था। धनुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बोली, इसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है क्या? आग्नेय धनुषी के पीछे आया और उसके कान में बोला, हमेशा नहीं, लेकिन जब भी तुम सामने होती हो हमेशा चलता है। धनुषी पैर पटकते हुए चली गई। आग्नेय उसे जाते देख हंसने लगा। धनुषी और आग्नेय नीचे आए। धनुषी जैसे ही चेयर पर बैठने लगी, आग्नेय उसे अपनी लैप पर बैठाते हुए बोला, तुम्हारी सीट ये है वो नहीं। रक्षित दोनों को देखते हुए बोला, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कल तक तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, तो आज इस तरह एक दूसरे से प्यार से बात कैसे कर रहे हैं? कहीं ये प्रेमी जोड़ा एक तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो अच्छा है। आग्नेय अपने हाथों से पहले धनुषी को ब्रेकफास्ट कराया और बिना खुद किया उसने धनुषी के कंधे पर अपने होंठ रखे और बोला, मैं शाम को जल्दी आऊंगा बेबी गर्ल, तुम्हारे साथ रक्षित रहेगा। धनुषी ने रक्षित की तरफ देखा और बोली, ठीक है अब तुम जाओ। आग्नेय खड़ा हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। आग्नेय के जाते ही धनुषी बोली, भाई बाहर चलते हैं घूमने। रक्षित और धनुषी ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और एक साथ बोले, चलें। वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में धनुषी बोली, भाई इशिका के घर के सामने कार रोक देना, वो भी हमारे साथ चलेगी। रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, उस लड़ाकू को क्यों इनवाइट किया? पूरे रास्ते लड़ाई करती रहेगी। धनुषी पाउट करते हुए बोली, भाई मैं उसे मना कर दूंगी और आप भी उससे झगड़ा मत करना और उसे बेवड़ी तो बिल्कुल भी मत बोलना। रक्षित सामने देखते हुए बोला, बेवड़ी को बेवड़ी नहीं तो और क्या बोलूं? धनुषी जोर देते हुए बोली, भाई। रक्षित ने जल्दी से कहा, ठीक है नहीं बोलूंगा। कुछ देर बाद वो इशिका के घर के सामने थे। धनुषी बैंक सीट पर बैठी थी। उसकी साइड वाली सीट पर कुछ स्नैक्स के पैकेट रखे थे जो धनुषी ने जानबूझकर रखे, जिस वजह से इशिका को आगे रक्षित के साथ बराबर बैठना पड़ा। इशिका धनुषी से बोली, तू कैसी है अब? धनुषी कंधे उठाते हुए बोली, तुझे कैसी लग रही हूं? इशिका धनुषी के फेस को देखते हुए बोली, तेरे फेस पर हमेशा से ज्यादा चमक है, इसका राज क्या है? धनुषी ने बस स्माइल कर दी। धनुषी के कहने पर वो सड़क के किनारे रुक गए। धनुषी कार से उतर गई और पानी पूरी वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। रक्षित और इशिका भी धनुषी के पीछे चले गए। इशिका धनुषी के गले लगते हुए बोली, आह मैं बहुत खुश हूं, कितने दिनों बाद हम स्ट्रीट फूड खाएंगे, वो भी साथ। धनुषी पानी पूरी वाले से बोली, भैया तीखी पानी पूरी लगा दो जल्दी। धनुषी और इशिका पानी पूरी खाने लगे। रक्षित बस उनकी तरफ देख रहा था। वो खुद से बोला, एक बार पूछा तक नहीं, खुद ही खाने लगी। रक्षित का मन भी खाने का कर रहा था। इशिका ने उसको देखा और एक पानी पूरी उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम खाना चाहोगे? इशिका के पूछते ही रक्षित ने वो पानी पूरी खा ली।
इशिका मुंह खोले अपने हाथ को देखने लगी और बोली, मैंने तो सुना था कि अमीर लोग ऐसी चीजें नहीं खाते, तो फिर तुम कैसे खा सकते हो? रक्षित एक और पूरी खाते हुए बोला, तुमने गलत सुन लिया, सब एक जैसे नहीं होते, मैं तो खाता हूं वो भी सब चीज। धनुषी ने बिल्कुल तीखा करा रखा था। इशिका और रक्षित एक ही प्लेट में खा रहे थे। दोनों में कंपटीशन सा छिड़ चुका था कि सबसे ज्यादा कौन खाएगा। वो दोनों तब रुके जब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनुषी दोनों को देखकर हंसते हुए बोली, जब खाया नहीं जा रहा था तो जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? इशिका और रक्षित एक दूसरे की तरफ उंगली करते हुए एक साथ बोले, मुझसे तो खाया जा रहा था, इसका पता नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ भागकर आइसक्रीम वाले के पास चले गए। धनुषी दोनों को देख हंसने लगी। उसने पानी पूरी के पैसे दिए और आइसक्रीम शॉप पर चली गई। इशिका और रक्षित एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके आगे बहुत सारी आइसक्रीम रखी थी और पास में बहुत सारे टिश्यू। वो दोनों अपनी आंखें और मुंह पोंछते हुए खाए जा रहे थे। धनुषी अपने लिए आइसक्रीम लेकर आई और दोनों के पास बैठकर खाने लगी। वो दोनों को देख रही थी। रक्षित और इशिका अब भी कंपटीशन कर रहे थे। धनुषी मुंह बनाकर उन दोनों को देख रही, क्योंकि वो दोनों आइसक्रीम ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने पहली बार आइसक्रीम देखी हो और इसके बाद वो कभी आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। धनुषी ने अपनी आइसक्रीम फिनिश की और बोली, अब बस भी करो, आइसक्रीम से पेट भरने का इरादा है क्या? मुझे और भी बहुत कुछ खाना है। रक्षित और इशिका ने एक साथ टेबल पर रखी आइसक्रीम खत्म की और एक दूसरे को स्माइल दी। वो दोनों साथ खड़े हुए और एक साथ बोले, चलो। वह तीनों अगली स्ट्रीट फूड की शॉप पर चले गए। वो शॉप मेघालय के फेमस स्ट्रीट फूड जादों की थी। अगर कोई मेघालय से है तो उसे पता होगा, अगर नाम में थोड़ी गड़बड़ी है तो आप सही बता देना। इशिका ने 3 प्लेट लगाने को कहा। दुकान वाले ने तीनों को प्लेट दे दी। वह तीनों जादों खाकर आगे बढ़ गए और एक एक कर सारे स्ट्रीट फूड ट्राई करने लगे। धनुषी तो थोड़ा थोड़ा खा रही थी ताकि उसका पेट फटे ना, लेकिन इशिका और रक्षित तो किसी भुक्कड़ की तरह का रहे थे। खुद दुकान वाले भी उन दोनों को खाते देख हैरान हो जाते। लास्ट में वो चाट खा रहे थे। रक्षित और इशिका की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। उनका पेट तो कब का भर चुका था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खाए जा रहे थे। इशिका और रक्षित एक दूसरे के सहारे खड़े थे। धनुषी को दोनों की हालत देख मजा आ रहा था। उसने दोनों के मजे लेते हुए कहा, मुझे लगता है आप दोनों को एक एक प्लेट और का लेनी चाहिए। इशिका और रक्षित ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धनुषी की तरफ देखकर बोले, नहीं। धनुषी उनका रिएक्शन देख हंसने लगी। पास ही में ऐसा पार्क था, वह तीनों वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धनुषी बोली, वैसे मानना पड़ेगा, आप दोनों ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। इशिका और रक्षित ने एक दूसरे को हक कर लिया, लेकिन अगले ही पल वो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ अलग हो गए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। वहां बच्चे आकर खेलने लगे। उनकी फुटबॉल तीनों के बीच आकर रुकी। वो बच्चे तीनों को देखने लगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। धनुषी फुटबॉल लेकर खड़ी हो गई। एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी फुटबॉल दे दो। वहां बच्चे आकर खेलने लगे। उनकी फुटबॉल तीनों के बीच आकर रुकी। वो बच्चे तीनों को देखने लगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। धनुषी फुटबॉल लेकर खड़ी हो गई। एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी फुटबॉल दे दो। धनुषी फुटबॉल देखते हुए बोली, हमें भी खेलने दोगे? उस बच्ची ने गर्दन घुमाकर बाकी बच्चों की तरफ देखा। सबने हाँ में सिर हिला दिया। उस बच्ची ने एक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, आप सब भी आ जाए। धनुषी और इशिका बच्चों के साथ खेलने चली गई। रक्षित वहीं बैठा रहा। इशिका उसके पास आई और बोली, चलो यहाँ क्यों बैठे हो? अभी इतना खाकर आए हैं, थोड़ा खेल लेते हैं ताकि बेटर फील हो। रक्षित इशिका की बात सुनकर उठ गया और सबके साथ खेलने लगा। पार्क में बैठे सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। वो तीनों वहां सबसे अलग लग रहे थे। खेलते खेलते रक्षित का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आग्नेय बोला, मेरी स्वीट हार्ट इस वक्त क्या कर रही है? रक्षित लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, वो मेरे सामने ही है, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही है। आग्नेय बोला, मेरे पास उसकी फोटोज और वीडियो भेज। रक्षित ने हम कहकर कॉल काट दिया। उसने धनुषी की कुछ फोटोज ली और वीडियो बनाकर आग्नेय को भेज दी। आग्नेय अपने केबिन में बैठा धनुषी की फोटो और वीडियो देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त जुनून था, इतना कि अगर धनुषी देख लेती तो डर जाती। वह धनुषी की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी डॉल, अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी ऐसी आदत लगा दूंगा कि तुम्हें हर पल सिर्फ मेरा ख्याल आएगा। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा। आग्नेय के केबिन का डोर ओपन हुआ और मैनेजर अंदर आते हुए बोला, सर, हम आपके लिए एक काबिल असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। 2 दिन में शायद कोई मिल जाए। आग्नेय ने उसे जाने का इशारा किया। वो मैनेजर वहां से चला गया।
धनुषी और इशिका बहुत देर से खेल रही थी जिससे दोनों को प्यास लगने लगी थी। धनुषी जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके सामने एक पानी की बोतल आई। धनुषी बोतल लेते हुए बोली, थैंक यू भाई। धनुषी ने बोलते हुए जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो वो बेंच से खड़ी हो गई और बोली, प्रोफेसर शाह आप यहाँ? प्रणव अभी भी भाई सुनकर थोड़ा अजीब फील कर रहा था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, हाँ वो बस थोड़ा माइंड फ्रेश करने आ गया। वैसे तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? प्रणव के सवाल पर धनुषी बोली, 3 ही तो दिन हुए हैं, मैं आ जाऊंगी। प्रणव अब थोड़ा अजीब फील करने लगा। धनुषी उसे बोतल पास करते हुए बोली, आपकी बोतल। प्रणव ने बोतल नहीं ली, वो बस उस बोतल को देखते हुए बोला, तुम पानी नहीं पीने वाली? धनुषी एक फॉर्मल स्माइल के साथ बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी पसीने से भीगी हुई हूं, अगर अभी पानी पिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। प्रणव ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, बाद में पी लेना। धनुषी प्रणव को वो बोतल देते हुए बोली, नहीं आप ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगी। प्रणव वो बोतल लेने को तैयार ही नहीं था। इशिका वहां आई। उसने जैसे ही धनुषी के हाथ से पानी बोतल लेते हुए बोली, थैंक्स यार, बहुत जोर से प्यास लगी थी। इशिका ने उस बोतल से मुंह लगाया और पानी पीने लगी। इशिका को पानी पीकर ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। इशिका ने प्रणव को देखा और बोली, अरे सर आप यहाँ? आपको तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। प्रणव उस बोतल को देखते हुए बोला, ये बात तो मैं आपको भी कह सकता हूँ मिस इशिका। इशिका हंसते हुए बोली, नहीं सर आप मुझे नहीं कह सकते क्योंकि मेरे ना जाने से सिर्फ मेरी पढ़ाई इफेक्ट होंगी, लेकिन आपके ना जाने से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होंगी। प्रणव ने आगे कुछ नहीं कहा। इशिका धनुषी का हाथ पकड़ ले जाते हुए बोली, चल अब यहाँ क्यों खड़ी है? इशिका धनुषी को ले जाते हुए धीरे से बोली, धनुषी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये प्रोफेसर तुझे लाइक करता है? धनुषी बोली, तुझे ही नहीं मुझे भी लगता है। प्रणव धनुषी को जाता देख खुद भी चला गया। रक्षित धनुषी, इशिका और सारे बच्चों के लिए पानी की बोतल लेकर आया। उसने सबको पानी की बोतल दी। धनुषी ने पानी पिया और वहीं बैठ गई। उसे ना जाने कितने सालों बाद आज अच्छा फील हो रहा था, या ये कहें कि उसे आज पहली बार अच्छा फील हो रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों वहां से बच्चों को बाय बोलकर चले गए। शाम को जब आग्नेय विला आया तो धनुषी बालकनी में बैठी हवा खा रही थी। आग्नेय रूम में आया जिसके बारे में धनुषी को नहीं पता था। आग्नेय फ्रेश होकर आया। वो धनुषी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। धनुषी आंखें बंद करके ठंडी हवा ले रही थी। आग्नेय बोला, आई एम जेलस ऑफ दिस ऑक्सीजन। धनुषी ने आग्नेय की तरफ देखा और बोली, लेकिन क्यों? आग्नेय उसके पास बैठ गया और उसे अपनी लैप पर बैठाते हुए बोला, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर है और मैं नहीं। धनुषी के कान लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। धनुषी को बल्स करते देख आग्नेय को अच्छा लग रहा था। धनुषी उठकर जाने लगी। आग्नेय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। धनुषी अपना चेहरा फेरते हुए बोली, मुझे जाने दो। आग्नेय उसका फेस अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम शर्मा रही हो? धनुषी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आग्नेय ने उसे किसी बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया और बोला, नहीं तुम शर्मा रही हो। कुछ देर बाद एक सर्वेंट अंदर आया और खाना रखकर चला गया। आग्नेय ने धनुषी को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाया और काउच पर आकर बैठ गया। वो उसे अपने हाथ से डिनर कराने लगा। वो डिनर कराते हुए उसे ही देख रहा था, वो भी इंटेंशनली। धनुषी ने जब उसे खुद को इस तरह देखता पाया तो वो बोली, मुझे ऐसे देखना बंद करो। आग्नेय अपनी आवाज धीमी कर टीजिंग भरी आवाज में बोला, ऐसे कैसे? जैसे मैं तुम्हारा डिनर हूं। धनुषी ने जवाब दिया। आग्नेय सिडिक्टिव वॉइस में बोला, मे बी आई एम हंग्री। धनुषी उसकी गोद से उठते हुए बोली, सोचना भी मत, चुपचाप डिनर करो और सो जाओ। आग्नेय खड़ा हुआ और उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, मैं अपना डिनर ही तो करने वाला हूं। धनुषी के फेस पर दर्द दिखने लगा। वो उस रात को अभी तक नहीं भूली थी। उस रात उसे बहुत दर्द हुआ था। वो आग्नेय से उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा और आखिरी में वो बेहोश हो गई। आग्नेय उसकी तरफ बढ़ने लगा और धनुषी अपने कदम पीछे लेने लगी। आग्नेय उसके फेस पर डर देखकर बोला, मैं आज उस दिन की तरह नहीं करूंगा। धनुषी गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम बेड पर बीस्ट बन जाते हो। धनुषी रूम से भागने लगी, लेकिन आग्नेय ने उसे पकड़ लिया। धनुषी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं बेबी डॉल, आज रात तुम मेरा डिनर हो तो मैं डिनर का पूरा लुत्फ उठाऊंगा। आग्नेय उसे बोलते हुए बेड पर ले गया और उसे लेटाकर उसके फोरहेड पर किस किया, नोज, चिक, चिन और फिर उसके होठों पर डिपली और इंटेंशनली किस करने लगा। जब धनुषी की सांसें उखड़ने लगी तो आग्नेय ने उसके होंठों को आजाद किया और उसकी नेक पर आ गया।
धीरे धीरे दोनों के कपड़े नीचे गिरने लगे। धनुषी की लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसका एक हाथ आग्नेय की नेक पर था और दूसरा बालों में, और आग्नेय उसकी पूरी बॉडी पर धीरे धीरे किस और बाइट कर रहा था। आग्नेय धनुषी के ऊपर आया और बोला, तो शुरू करें। धनुषी डर रही थी और थोड़ी हिचकिचा भी रही थी। उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगी जब वो पहली बार एक हुए थे। आग्नेय उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स अ बिट, एवरीथिंग विल बी फाइन। इफ इट हर्ट्स मच जस्ट किस मी, स्क्रैच मी, बाइट मी, ओके। धनुषी ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। आग्नेय उसके अंदर एंटर हुआ, जिसे धनुषी की धीरे से आह निकल गई। बालकनी से आती चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। आज दोनों फिर से एक हो गए, लेकिन इस बार दोनों होश में थे। लेकिन एक बात अभी भी राज थी, ये इनके प्यार की शुरुआत थी या अंत? अगर अंत नहीं है तो क्या ये दोनों इतनी आसानी से एक हो पाएंगे, वो भी हमेशा के लिए? ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। अगली सुबह जब धनुषी की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। आग्नेय उसे ही देख रहा था। उसके उठते ही उसने उसके होठों पर होंठ रख दिए और बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। धनुषी ने उसे धक्का दिया और उसे पिलो से मारते हुए बोली, यू बैड बॉय, तुमने रात को मुझे कितना परेशान किया। पहले तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आग्नेय उसे चिढ़ाते हुए बोला, लेकिन मजे तो तुमने भी लिए थे। धनुषी उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली, आज के बाद मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी। आग्नेय बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्रिंसेस। धनुषी बाथरूम में जाते हुए बोली, मैं कर सकती हूँ। आग्नेय उठा, उसने टॉवल पहना और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने उसने अपना फोन उठाया और रक्षित को कॉल लगाते हुए बोला, उनसे मिलने कितनी बजे जाना है? रक्षित टाई बांधते हुए बोला, शाम को जाना है। आग्नेय ने हम कहाँ और फोन काट दिया। धनुषी जैसे ही नहाकर बाहर आए, आग्नेय बाथरूम में चला गया। धनुषी शीशे के सामने खड़ी झुमके पहन रही थी। आग्नेय ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसकी नेक पर होंठ रखते हुए बोला, मुझे आने में देर हो जाएगी तो तुम मेरा वेट मत करना और खाना खाकर सो जाना। धनुषी ने उसे शीशे में देखा और बोला, क्या बात है, कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? आग्नेय ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने उसे पलटा शीशे के सामने उठाया और उसे पेशनेटली किस करने लगा। आज उसकी किस में पेंशन और प्यार के साथ एक बेचैनी भी थी, जिसे धनुषी अच्छे से महसूस कर सकती थी। जब आग्नेय उससे दूर हुआ तो धनुषी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या आप इतने बेचैन क्यों हैं? आग्नेय ने उसे कसकर हग कर लिया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। अच्छा तो सुबह से धनुषी को भी फील नहीं हो रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। दोनों ना जाने कितनी देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। दोनों ने इस बीच कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से तब अलग हुए जब आग्नेय का फोन बजा। आग्नेय ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से रक्षित बोला, सर, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आग्नेय धनुषी को देखते हुए बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें जाने से मना किया था ना। रक्षित बोला, सर आज तो मुझे आपके साथ जाना होगा ना। आग्नेय ने हम कहा और फोन काट दिया। धनुषी ने आग्नेय को हग किया और अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। आग्नेय एक पल के लिए फ्रिज हो गया। धनुषी को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देख उसे अजीब सी खुशी होने लगी। उसने भी धनुषी के फोरहेड पर किस किया और बोला, टेक केयर। आग्नेय वहां से चला गया। धनुषी ने अपना फोन लिया और इशिका को कॉल लगाते हुए बोली, मैं तेरे पास आ रही हूं। इशिका ने ओके कहा। धनुषी इशिका के घर के लिए निकल गई। जब वो इशिका के घर पहुंची तो वरुण जी वहीं थे। वो अपनी वर्दी में थे। धनुषी उन्हें वर्दी में देख सैल्यूट करते हुए बोली, जय हिंद सर। वरुण जी भी उसे सैल्यूट करते हुए बोले, जय हिंद। धनुषी वरुण जी के गले लगते हुए बोली, आप कैसे हैं अंकल? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरी छोटी सी गुड़िया कैसी है? धनुषी स्माइल करते हुए बोली, अब आपकी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो चुकी है। वरुण जी धनुषी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटी ही रहोगी। इशिका दोनों को देख स्माइल करते हुए बोली, आप दोनों तो सच में बाप बेटी लग रहे हो। अरे कम से कम मुझे तो मत भूलो। वरुण जी ने दोनों को गले लगा लिया और बोले, मेरी दो बेटियां हैं, एक नालायक और एक लायक। वरुण जी की बात पर इशिका का मुंह बन गया और धनुषी के होठों पर स्माइल आ गई। वरुण जी दोनों से अलग हुए और बोले, ठीक है तो अब मैं जाता हूं, रात को लेट आऊंगा। धनुषी बोली, आज आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, कहीं बाहर किसी से? धनुषी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वरुण जी बोले, जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं किसी से जरूर मिलने वाला हूं जिससे मैं सालों पहले मिला था। धनुषी बोली, कहीं आप इस उम्र में शादी करने का तो नहीं सोच रहे ना? इशिका बोली, पापा आपको इस उम्र में मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में।
वरुण जी दोनों के कान खींचते हुए बोले, अब आकर तुम दोनों की बदमाशी बंद नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। धनुषी बोली, अंकल प्रॉमिस करते हैं अब कुछ नहीं बोलेंगे। वरुण जी ने दोनों के कान छोड़े, वो दोनों ऊपर जाने लगी। धनुषी पीछे पलटी और हंसते हुए बोली, वैसे अंकल आंटी दिखती कैसी है। धनुषी अपनी बात खत्म कर इशिका के रूम में भाग गई। वरुण जी हंसते हुए बोले, बदमाश। वरुण जी बाहर आए, एक कांस्टेबल ने कार निकाली और वरुण जी बैठकर चले गए। शाम हो चुकी थी। आग्नेय और रक्षित ऑफिस से निकल गए। उनकी कार शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। 2 घंटे बाद उनकी कार रुकी। आग्नेय और रक्षित कार से उतरे। आग्नेय ने सिर उठाकर देखा जहां सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। वो दोनों अंदर जाने लगे। शाम हो चुकी थी। आग्नेय और रक्षित ऑफिस से निकल गए। उनकी कार शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। 2 घंटे बाद उनकी कार रुकी। आग्नेय और रक्षित कार से उतरे। आग्नेय ने सिर उठाकर देखा जहां सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। वह दोनों अंदर जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, इतने सालों बाद। आग्नेय पीछे मुड़ा, वहां वरुण जी खड़े थे। वरुण जी आगे आए और बोले, कैसे हो बेटा। आग्नेय ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। वरुण जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम छोटे थे और आज देखो कितने बड़े हो गए, वो भी हर एक चीज में। आग्नेय ने कुछ नहीं कहा। वरुण जी अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हारे लिए मुझे ही भेजा गया है तो चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूं। वरुण जी आग्नेय को एक जेल के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोले, तुम उनसे यही मिलने वाले हो, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। वरुण जी वहां से चले गए। आग्नेय ने जेल की सलाखों को पकड़ा और बोला, आज मैं सब कुछ जानने के लिए आया हूं। सालों पहले आपने कहा था मैं पहले काबिल बनकर आऊं, लेकिन आज मैं सिर्फ काबिल नहीं, उससे भी बहुत ऊपर हूं। अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से बेड़ियों की आवाज आ रही थी जैसे कोई खड़ा हुआ हो। रक्षित आग्नेय के जस्ट पीछे ही खड़ा था। एक गंदा और मेला हाथ सलाखों पर आया और दूसरा आग्नेय के गाल पर। कैसे हो तुम। आग्नेय की आंखें नम हो गई। आग्नेय खुद के इमोशन कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे प्लीज सब कुछ बता दीजिए ताकि मैं उन सब से बदला ले सकूं। रात के 12 बज रहे थे। आग्नेय एक क्लब में बैठा था और लगातार पिए जा रहा था। रक्षित उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीनते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तू, इतना क्यों पी रहा है। आग्नेय ने उसकी तरफ देखा और बोला, रक्षित, ये लाइफ में कैसा ट्विस्ट आ गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रक्षित ने आग्नेय को गले से लगा लिया और बोला, मैं समझ सकता हूं यार, तुझे भूल मत, मैं तेरा दोस्त भी हूं। रक्षित ने आग्नेय का हाथ पकड़ा और बोला, चल घर चलते हैं। आग्नेय ने जाने से मना कर दिया, लेकिन रक्षित उसे जबरदस्ती उठाकर घर ले गया। उनकी कार जब विला में आकर रुकी तो वो दोनों नीचे उतरे और रूम में चले गए। आग्नेय जब रूम में गया तो धनुषी सो रही थी। धनुषी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, शायद वो फिर से कोई बुरा सपना देख रही थी। आग्नेय उसे जुनून भरी नजरों से देख रहा था। वो चलते हुए उसके पास गया और बेड पर बैठ गया। उसने अपना हाथ धनुषी का पसीना पोंछने के लिए उठाया, लेकिन वो उसे छू पाता उससे पहले ही उसके हाथ रुक गए, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और अगले ही पल उसके आंखों में जुनून की जगह नफरत दिखने लगी। वह धनुषी के पास से खड़ा होकर पीछे हट गया। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद उसने उससे नजरें फेर ली और बाथरूम में चला गया। वह शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और बिना धनुषी की तरफ देखे रूम से निकलकर स्टडी रूम में चला गया। आग्नेय बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और सिगरेट निकालकर पीने लगा। उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी जिससे उसकी नशें उभर कर बाहर आ रही थी। आग्नेय ने आधी जली सिगरेट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और एक जोर का पंच वॉल पर दे मारा, जिससे उसमें गड्ढा हो गया। आग्नेय के मुंह से बेबसी भरी चीख निकल गई। वह अंदर आया और काउच पर आकर बैठ गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। आग्नेय ने रक्षित को कॉल लगाया और बोला, मुझे सब कुछ जानना है, कल सुबह मुझे उनकी सालों पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए। रक्षित ने हाँ कहा और फोन काट दिया। रक्षित फोन बेड पर पटका और बोला, अब ये कैसा राज बाहर आ गया, इनके रिश्ते को सुधरे हुए अभी अच्छे से एक दिन भी नहीं हुआ और ये सब हो गया। रक्षित गुस्से में वहां से निकल गया। अगली सुबह जब धनुषी की आंख खुली तो उसने अपने बगल में देखा जहां एक भी सिलवट नहीं थी। धनुषी उस जगह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या वो पूरी रात गायब था, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो देर से आएगा। धनुषी तैयार होकर नीचे आई और चारों तरफ आग्नेय को ढूंढने लगी। धनुषी बोली, ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे बिना मिले कभी नहीं जाते, तो आज कहाँ गए। धनुषी को ऊपर से रक्षित आता हुआ दिखा। धनुषी रक्षित से बोली, भाई क्या वो राक्षस पूरी रात घर नहीं आया, और अगर आया था तो है कहाँ।
रक्षित को अब धनुषी की फिक्र होने लगी थी क्योंकि वो आग्नेय को अच्छे से जानता था। उसका जुनून, प्यार, नफरत, गुस्सा सब कुछ खतरनाक था और वो धनुषी से तो चारों करता था, अब ना जाने धनुषी के साथ कितना बुरा करेगा। धनुषी रक्षित को हिलाते हुए बोली, भाई आप चुप क्यों हैं? रक्षित धनुषी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, उसे कुछ काम था तो वो पूरी रात काम कर रहा था और सुबह भी जल्दी निकल गया। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। रक्षित उसके साथ जाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धनुषी और रक्षित कॉलेज के लिए निकल गए। धनुषी रक्षित को बाय बोलकर कॉलेज में चली गई। इशिका क्लास की तरफ जा रही थी। धनुषी ने उसके कंधे पर टैप किया। इशिका ने गर्दन घुमाकर देखा तो कोई नहीं था। धनुषी ने उसके दूसरे कंधे पर टैप किया। इशिका ने फिर से गर्दन घुमाकर देखा तो कोई नहीं था। इशिका मुड़ी और बोली, धनुषी। धनुषी इशिका के गले लग गई। इशिका उससे दूर हुई और बोली, तो तूने फिर से कॉलेज आना शुरू कर ही दिया। धनुषी ने स्माइल की और वो दोनों क्लास की तरफ चले गए। जब प्रणव का लेक्चर आया तो वह धनुषी को देखकर खुश हो गया, लेकिन धनुषी ने उसे अनदेखा कर दिया। शाम को जब धनुषी विला आए तो वहां सिर्फ रक्षित था। धनुषी ने डिनर किया और रूम में जाकर आग्नेय के आने का वेट करने लगी। धनुषी को वेट करते करते नींद आ गई। आग्नेय रात के 1 बजे आया। उसने एक नज़र धनुषी को देखा और उसे इग्नोर कर बाथरूम में चला गया। आग्नेय फ्रेश होकर बाहर आया। उसने फाइल उठाई और स्टडी में चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे। धनुषी आग्नेय का वेट करती और सो जाती और आग्नेय आधी रात को आता या फिर कभी नहीं आता। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। धनुषी अब उदास रहने लगी थी। वो ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी और अगर उसे कोई कुछ कह देता तो वो चुपचाप सुनकर वहां से चली जाती। धनुषी के दिमाग में हमेशा आग्नेय ही चलता रहता। 1 हफ्ते बाद इशिका और धनुषी कैंटीन में बैठी थी। धनुषी चुपचाप बैठी आग्नेय के बारे में सोच रही थी। नैना कैंटीन में आए। आज वो बाकी दिनों से ज्यादा तैयारी हो रखी थी। सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। इशिका ने नैना को देखा और बोली, ये आज छमक छल्लो बनकर क्यों आए हैं? धनुषी ने नैना को एक नजर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। इशिका को अपने साइड की टेबल पर बैठी लड़कियों की बातें सुनाई दी। एक लड़की बोली, तुमने सुना नैना का बॉयफ्रेंड कल से कॉलेज आने वाला है, इसलिए वो आज सबसे मिलने आ रहा है। इशिका नैना की तरफ देखते हुए बोली, ओह तो आज इसलिए ये हीरोइन बनकर आई है। इशिका धनुषी से बोली, धनुषी तेरे कॉलेज के अच्छे दिन गए। अब नैना का बॉयफ्रेंड फिर से आ रहा है और वो अब फिर से तेरे पीछे लगेगा और नैना तुझ पर बरसेगी। धनुषी ने अपना बैग उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ। इशिका उठते हुए बोली, कहीं घूमने चले। धनुषी ने गर्दन हिला दी। इशिका ने धनुषी का हाथ पकड़ा और बोली, हुआ क्या है, तुझे बताएगी मुझे? धनुषी उदासी भरे लहजे में बोली, वो पता नहीं आजकल क्यों अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। इशिका शरारती लहजे में बोली, ओह तो ये बात है, तो तू एक काम कर, उसके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर। धनुषी इशिका की बात से खुश हो गई। वो बोली, कैसा सरप्राइज? इशिका उसे सब कुछ बताने लगी। धनुषी वहां से विला के लिए निकल गई। संजय काउच पर बैठा था। उसके सामने उसका मैनेजर खड़ा था। संजय के बगल में ही मोहिनी बैठी थी और दूसरे काउच पर नेहा बैठी फ्रूट्स खा रही थी। संजय मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि धनुषी का कुछ नहीं पता चल रहा है? वो शहर छोड़कर तो गई नहीं तो यही कहीं होगी ना, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। मैनेजर बोला, लेकिन सर हमने पूरा शहर छान मारा लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कॉलेज वाले भी कुछ नहीं बता रहे। मोहिनी बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे नहीं पता आप सब उसे कैसे ढूंढोगे? नेहा का ये सब देखकर मुंह बना हुआ था। वो बोली, मुझे तय लगता है वो यहाँ से कहीं दूर चली गई है, तो आप दोनों उसे क्यों ढूंढ रहे हो? संजय और मोहिनी नेहा को घूर कर देखने लगी। नेहा गुस्से में उठी और अपने रूम में जाते हुए बोली, वो लड़की सच में मनहूस है, उसके नाम से भी मुझे नफरत है। आग्नेय अपने केबिन में बैठा था। वो काम पर फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार उसके आगे धनुषी का चेहरा आ जाता जिससे अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपने लैपटॉप वॉल पर दे मारा जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, क्यों उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है? मैं उसे याद नहीं करना चाहता। रक्षित अंदर आया। उसने जब टूटा हुआ लैपटॉप और आग्नेय का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो वो सब कुछ समझ गया कि क्या हुआ होगा। आग्नेय 1 हफ्ते में ऐसे ही 20 लैपटॉप तोड़ चुका था और 10 फोन। अब तो रक्षित को जैसे इन सब की आदत हो चुकी थी। रक्षित अंदर आया और बोला, अगर उसकी इतनी ही याद आ रही है तो उससे मिल क्यों नहीं लेता, क्यों उसे इग्नोर कर रहा है? आग्नेय गुस्से में ही बोला, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, नफरत है मुझे उससे।
रक्षित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो उसकी शक्ल देखने के लिए देर रात सही लेकिन घर जाता है और वो भी तेरे बिना उदास रहती है। आग्नेय ने रक्षित की बात पर मुंह फेर लिया और बोला, नहीं, मैं वहां अपने काम से जाता हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रक्षित उसे समझाते हुए बोला, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसे तो सालों पहले जो हुआ वो पता नहीं याद है भी या नहीं, अगर तुझे सजा देनी ही है तो रियल कल्प्रिट को उसे क्यों दे रहा है। आग्नेय ने अपने कंधे से रक्षित का हाथ हटाया और बोला, सारी गलती उसकी ही है, तुम्हें याद है ना उन्होंने क्या कहा था, ये सब उसके लिए किया गया, उसकी वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया। आग्नेय गुस्से में वहां से निकल गया। रक्षित ने बेबसी सी एक आह भरी, वह बीच में फंस चुका था, एक तरफ उसका भाई जैसा दोस्त और दूसरी तरफ धनुषी जिसे वो अपनी बहन मान चुका था, और वो दोनों को ही दर्द में नहीं देख सकता था, लेकिन उसका ये अयल दोस्त कुछ समझे तब ना। आग्नेय जब विला पहुंचा तब तक 12 बज चुके थे, क्योंकि वह एक बार में बैठा था। आग्नेय के अंदर से अल्कोहल और स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी। वो अंदर गया, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो जब रूम में गया तो उसकी नजर बेड पर गई जहां धनुषी नहीं थी। धनुषी को ना पाकर उसकी नशे में डूबी काली आंखें गहरी हो गई। उसने जब पूरे रूम को देखा तो और हैरान हो गया। रूम में कैंडल्स जल रही थी और हर तरफ रोज पेटलेस बिछी हुई थी। एक टेबल पर वाइन की बोतल और 2 ग्लास रखे हुए थे। धनुषी सब कुछ वैसा ही किया था जैसा इशिका ने उससे कहा था। ये सब देखकर आग्नेय की आंखों में नफरत और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसकी नजर बालकनी पर गई जहां धनुषी काउच पर ही सो गई थी। आग्नेय गुस्से में बालकनी के पास गया। आग्नेय की फुटस्टेप की आवाज सुनकर धनुषी की आंखें खुली। उसने अपनी आंखें मलते हुए सामने देखा तो वहां आग्नेय खड़ा था, जिसे देखते ही उसके होठों पर एक मासूमियत से भरी स्माइल आ गई। आग्नेय एक पल के लिए सब कुछ भूलकर धनुषी में खो सा गया। धनुषी ने पिंक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी थी। उसकी नींद से भरी आंखें और उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी स्माइल, लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ याद आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही धनुषी ने उसका हाथ पकड़ा और रूम में ले जाते हुए बोली, तुम्हें एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही काम नहीं हो गया, अब आते हो कब जाते हो कोई अता पता नहीं। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था लेकिन वो भी खराब हो गया। आग्नेय ने अपना हाथ धनुषी के हाथ से छुटाया और बोला, ये सब क्या है। हाँ, क्या तुम मुझे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो जैसे पहले तुम्हारे माँ बाप करते थे। धनुषी हैरानी से आग्नेय को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आग्नेय में सब क्या बोल रहा है। आग्नेय आगे बोला, मुझे तो लगता है तुम उस रात गलती से नहीं जानबूझकर मेरे रूम में आई थी ताकि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मकसद पूरा हो सके। लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे फंसा ही लिया था, लेकिन देखो मुझे सच का पता चल ही गया। धनुषी ने आग्नेय की शर्ट की बाजू पकड़ी और बोली, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो, हम सुबह बात करते हैं। आग्नेय ने धनुषी का हाथ झटका और बोला, होश में तो मैं अब आया हूं। आग्नेय ने धनुषी का हाथ झटका और बोला, होश में तो मैं अब आया हूं। धनुषी को अब गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आग्नेय ने उसे वॉल से सटाया और उसके फेस के अगेंस्ट फेस करते हुए बोला, बिकॉज आई हेट यू। धनुषी की आंखें नम हो गई। आग्नेय उसे हार्डली किस करने लगा। धनुषी बस मूर्ति बनकर अपनी जगह खड़ी थी। आग्नेय उससे दूर हुआ और उसके कंधे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं तुमसे हद से ज्यादा नफरत करता हूं तो दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आग्नेय ने उससे धक्का दे दिया जिससे वो फिर से वॉल से जा लगी। धनुषी ने आग्नेय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आग्नेय मुड़ा। उसने एक शो पिस उठाया और फेंकते हुए बोला, मैंने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर सुन लेना, मैं पूरा गाना नहीं लिख रही, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही गाने लिखती रही तो फिर आप लोग बोलेंगे कि इतने गाने क्यों है। तो क्षण से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे। धनुषी नम आंखें लिए वहां से चली गई। बाहर बारिश हो रही थी। धनुषी नंगे पैर ही चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यार में इतनी अनलकी क्यों है। पहले अमित ने उसे उसी की बहन के साथ चीट किया और आग्नेय जिसने उससे एक हफ्ते पहले ही कहा था कि वो उसका भरोसा और दिल कभी नहीं तोड़ेगा, तो फिर ये क्या है। आग्नेय ने अपने लंबे बालों को पीछे किया जो उसके सामने आ रहे थे। धनुषी एक बार फिर अकेली पड़ गई थी। पहले उसे उसके परिवार ने छोड़ा और अब पति ने। धनुषी को खुद पर हंसी आ रही थी। वो चलते चलते खुद पर हंसने लग गई। उसकी एक आंख से आंसू की बूंद छलक गई जो बारिश के पानी के साथ मिलकर बह गई। धनुषी सड़क के बीचों खड़ी होकर जोर से चीखी, जो चीख आग्नेय को भी महसूस हुई। उसने कसकर अपनी आंखें और मुट्ठी बंद कर ली जैसे खुद को किसी चीज के लिए रोक रहा हो। धनुषी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, तेरे लिए प्यार और परिवार दोनों नहीं बने। जब भी ये तेरी लाइफ में आएंगे तुझे और ज्यादा तोड़कर चले जाएंगे, इसलिए तो अब से इन सबसे दूर रहना।
धनुषी आगे बढ़ गई। उसके जहन में अभी भी आग्नेय के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उसका सड़क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। ऊपर से सामने बारिश की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। आग्नेय के ख्यालों में खोई धनुषी के कानों में उस कार के हॉर्न की आवाजें जा ही नहीं रही थी। धनुषी के पास आते आते कार की स्पीड कम हो गई थी, लेकिन फिर भी धनुषी को टक्कर लग गई और वो उछलते हुए गिर गई। उधर आग्नेय की आंखें और मुट्ठी एक साथ खुली। उसके दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो बस कैसे भी कर एक बार धनुषी को देखना चाहता था। आग्नेय रूम से भागता हुआ निकला। वो पूरे विला में धनुषी को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। रक्षित जो पानी लेने बाहर आया था, वो आग्नेय को इस तरह भागते देख हैरान था। उसने बोतल रखी और वो भी आग्नेय के पीछे चला गया। उस कार में से एक आदमी निकला। वह धनुषी के पास गया। उसने उसे पलटा और बोला, धनुषी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह आदमी प्रणव शाह था। धनुषी के माथे पर चोट आई थी, जहां से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसके हाथ और पैर भी छिल गए थे। वो बोली, सर आप? प्रणव ने उसे बैठाया और बोला, तुम पहले हॉस्पिटल चलो। धनुषी ने प्रणव के हाथ खुद से दूर किए और बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। प्रणव गुस्सा करते हुए बोला, दिख रहा है मुझे कितनी ठीक हो तुम। अब चुपचाप खड़ी हो जाओ, क्योंकि हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। प्रणव ने धनुषी के कंधे पकड़े और बोला, चलो अब। धनुषी के खड़े होते ही उसका सिर चकराए और वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। प्रणव ने उसे कार में लेटाया और उसके सिर पर अपना रुमाल बांध दिया ताकि खून बहना रुक सके। प्रणव कार में बैठा और वहां से हॉस्पिटल की तरफ चला गया। उनके जाने के 2 मिनट बाद ही आग्नेय वहां आया। वो चारों तरफ धनुषी को ढूंढने लगा। उसकी नजर नीचे गई, जहां एक गड्ढे में खून पानी के साथ मिलकर लाल हो चुका था। उसे देखकर आग्नेय का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। रक्षित वहां आया और बोला, हुआ क्या है? तू इतनी रात को यहाँ भागते हुए क्यों आया है? रक्षित की नजर आग्नेय की नजरों का पीछा करते हुए उस गड्ढे पर गई। रक्षित ने आग्नेय को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, धनुषी कहाँ है? कहीं तुमने उसे जाने को तो नहीं कहा ना? आग्नेय बोला, मैंने उसे कहीं जाने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी नजरों के सामने से चली जाए। रक्षित अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आग्नेय तो पागल हो गया है क्या? वो बच्ची इतनी रात को कहाँ जाएंगी? तू जानता उसके साथ क्या क्या हुआ? फिर भी तुझे लगता है सालों पहले जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रक्षित वहां से चला गया। आग्नेय ने अपने हाथ से चेहरे के सामने आते बालों को पीछे किया और चारों तरफ धनुषी को देखने लगा। वह भागते हुए कुछ और दूर निकल गया। उसने फोन निकाला और किसी को कॉल लगाकर बोला, उसका पता लगाओ और उस पर नजर रखना। आग्नेय ने फोन रखा और कुछ देर बाद विला आ गया। रक्षित और आग्नेय दोनों ही बारिश में भीग चुके थे। रक्षित रूम में गया और कपड़े चेंज करने लगा। वो कपड़े चेंज करके बाहर आया। उसने किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से नींद से भरी आवाज आई, कौन है? क्यों इतनी रात को परेशान कर रहे हो? रक्षित बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो कल मिलते हैं, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन भेज दूंगा। दूसरी तरफ से नींद में ही हम की आवाज आई। रक्षित ने फोन रखा और सोने चला गया। वहीं आग्नेय बालकनी में खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। वो दूर अंधेरे में देख रहा था। वो सब याद करने लगा जो उसे जेल में पता चला था। आग्नेय बोला, काश मेरे पापा को मारने में तुम्हारे माँ बाप का हाथ नहीं होता, और अगर होता भी तो वो सब ये तुम्हारे लिए ना करते। मैं सालों से बदले की आग में तड़प रहा हूँ, इसलिए बदला तो मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। आग्नेय का फोन बजा। उसने फोन पिक किया और हम बोलकर रख दिया। प्रणव हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो धनुषी को अंदर लेकर गया और उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर उसका खून साफ करके पट्टी कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, आप सुबह इन्हें ले जा सकते हैं। प्रणव ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और अंदर धनुषी के पास जाकर बैठ गया। धनुषी को जब होश आया तो प्रणव ने उसे बैठाया और पानी पिलाते हुए बोला, अब तुम कैसा फील कर रही हो? धनुषी ने पानी पिया और बोली, मैं ठीक हूं, अब आप जाइए। प्रणव ने जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन धनुषी के फोर्स करने पर वह वहां से चला गया। प्रणव के जाते ही वहां कोई और आया। धनुषी डोर पर देखते हुए बोली, आप कौन हैं? वो आदमी अंदर आया और बोला, मैं आपका शुभचिंतक। अगली सुबह जब धनुषी की आंखें खुली तो उसकी नजर ऊपर सीलिंग पर गई। उसे जानी पहचानी सीलिंग नजर आई तो वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे अपने पैरों में बहुत भारी फील हो रहा था। उसने देखा तो उसके पैर जंजीर से बंधे हुए थे। धनुषी की आंख से एक आंसू बह गया। उसे अपने गाल पर किसी छुअन फील हुई तो उसने जल्दी से देखा। आग्नेय ने अपनी एक उंगली से धनुषी के आंसू पोंछे और उस आंसू की बूंद को देखते हुए बोला, इन आंसुओं को ऐसी छोटी मोटी बातों पर वेस्ट मत करो, में आगे बहुत काम आएंगे। धनुषी ने उस जंजीर को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें लोक लगा होने की वजह से वह उसे खोल नहीं पा रही थी।
आग्नेय उसे यूं झटपटाता देख बोला, रिलैक्स बेबी गर्ल, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने फिर से भागने की कोशिश की है। धनुषी गुस्से में बोली, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने से चली जाऊं। आग्नेय बोला, करेक्ट, मैंने कहा था नजरों के सामने से चली जाओ, ये नहीं कहा था कि तुम इस विला से बाहर चली जाओ। धनुषी ने उसे धक्का दिया और बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे, क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहे हो। आग्नेय ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और दांत पिसते हुए बोला, अजीब बिहेव मैं कर रहा हूं, करूंगा ही ना जब मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, उसकी बेटी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा को मार डाला। धनुषी गर्दन हिलाने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। वह बोली, नहीं, ये झूठ है, मैं मानती हूं कि मेरी फैमिली लालची है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकती, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आग्नेय ने उसकी कलाई छटक दी और बोला, मुझे गलतफहमी हुई है या फिर तुम ये मानना नहीं चाहती। धनुषी उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली, मैं नहीं मानती, ये सब मुझे पहले सबूत चाहिए। आग्नेय ने उसे देखा और बोला, तुम क्यों भला ये सब मानोगी, आखिर हो तो उनका ही गंदा खून। आग्नेय की आखिरी बात सीधे धनुषी के दिल पर लगी थी। वो खुद से बोली, गंदा खून। आग्नेय धनुषी को उसी हाल में छोड़कर चला गया। धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आग्नेय की बातों पर यकीन करें या अपनी फैमिली पर। उसी हॉस्पिटल में संजय, मोहिनी और नेहा चेकअप के लिए आए थे। वो सब अमित का वेट कर रहे थे। मोहिनी जी का फोन आया तो वो बात करने साइड में चली गई। कुछ देर बाद वह आई और संजय से बोली, पता चला है कि कल रात को धनुषी इसी हॉस्पिटल में देखी गई थी, उसे उसका प्रोफेसर लेकर आया था, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। संजय बोला, ये तो अच्छी बात है ना, हम उसे यहीं से घर ले जाएंगे। मोहिनी बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस रात 2 और आदमी उससे मिलने आए थे। दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी और तीसरा था आग्नेय आर्यन, जो उसे अपने साथ ले गया। नेहा, जिसका अब तक मुंह बना हुआ था, वो अचानक जलन से भर गई। वो खुद से ही बोली, आखिर इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसे क्यों हर मर्द पाना चाहता है, ऐसा क्या है उसमें जो मुझमें नहीं है। संजय हैरानी से बोला, आग्नेय आर्यन, वो क्यों ले जाएगा, उसे तो लड़कियों से नफरत है ना। मोहिनी बोली, आज रात डिनर में सेठी फैमिली को बुला लो ताकि हम वहां आगे की बात कर सकें। उसी वक्त अमित वहां आ गया। संजय उससे बोला, बेटा तुम अपने पेरेंट्स के साथ रात को डिनर पर आ जाना, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। अमित ने तीनों की शक्ल देखी और डॉक्टर के पास चले गए। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आए तो मोहिनी बोली, बेटा तुम दोनों कहीं बाहर घूमकर आ जाओ ताकि बच्चे को अच्छा फील हो। अमित नेहा को लेकर चला गया। आग्नेय अपने केबिन में बैठा था, उसके दांतों के बीच सिगरेट थी और उसके दोनों हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे। उसका फोन बजा, उसने बिना देखे फोन उठाया और बोला, बोलो क्या खबर है। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बॉस, मैम को जो चोट आई है वो उनके ही प्रोफेसर प्रणव शाह की वजह से आई है, उन्हीं की कार से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। आग्नेय का फेस बहुत खतरनाक हो गया। उसने फोन रखा और बोला, बेबी डॉल, तुम तो बड़ी जल्दी मेरी बातों को भूल जाती हो, तुम बाहर गई ही क्यों, वो भी अपने हस्बैंड की बिना परमिशन के। इट्स बैड मैनर्स। रक्षित अंदर आया। उसने एक फाइल आग्नेय की डेस्क पर फेंकी और एक चेयर खींचकर बैठते हुए बोला, बिंद्रा फैमिली की सालों पहले की इंफॉर्मेशन मिल गई। वो पहले यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन थे। मोहिनी पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो एक एक्ट्रेस थी। जब दोनों की शादी हुई तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नेहा है। ये पहले रात ये रातों रात नीचे पहुंच गए जैसे अब रातों रात ऊपर आए हैं। रक्षित उसे सब कुछ बताते हुए आगे बोला, अभी तक तो बस ये ही पता चला है। आग्नेय ने फाइल बंद की और बोला, कुछ पता चला कि उसके साथ कौन कौन मिला हुआ था। रक्षित बोला, नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सेठी परिवार का भी हाथ है, क्योंकि वो हमेशा से इनके दोस्त रहे हैं। आग्नेय धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरे पापा को मारने में सिर्फ इनका हाथ नहीं और भी बहुत लोगों का हाथ था। उस टाइम चाहे बिंद्रा और सेठी परिवार कितने भी अमीर क्यों नहीं था, लेकिन फिर भी इतने पावरफुल तो नहीं थे कि वो अर्नव आर्यन की कॉलर पर हाथ डाल सके। पता लगाओ कि उनके साथ और कौन मिला हुआ था। मुझे पता है कोई ऐसा ही होगा जिस पर डैड को पूरा विश्वास हो। पता करो पापा के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन था। आग्नेय ने बोलते हुए रक्षित को देखा जिसके फेस पर उदासी थी। आग्नेय खड़ा हुआ, उसने रक्षित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, हम अंकल आंटी के कातिल को भी पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड है। रक्षित ने आग्नेय के हाथ पर हाथ रखा और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं जाता हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन क्लिक करने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।